गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए थे बेटा। बस मैंने आपको बताया था कि जो लाइफ साइकिल हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइटा या एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो पढ़े थे उससे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक में लास्ट पेज जब आप देखोगे तो उसको एक समर अप किया है, उसको एक बाइंड अप किया है। और मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर लाइफ साइकिल से क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्जामिनेशंस में तो जो पेज उसने लास्ट में एनसीईआरटी ने लिखा है लाइफ साइकिल से रिलेटेड उन्हीं पेज से 99% प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इट मींस अगर प्लांट किंगडम कैटेगरी से अगर कभी भी लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आता है तो अगर आप उस पेज को आप अगर स्टडी कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन 100% क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो उसी पेज के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को मैंने और सॉल्व करके आपके सामने क्या किया, आज वाली क्लास में उसको मैं पेश करूंगा, डिस्कस करूंगा। आज हम लोग प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे। अगर देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हमें पढ़नी चाहिए प्लांट की। हमारा एक बेसिक जो प्लांट किंगडम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग लगभग 27 to 28 वीडियोस में कंप्लीट कर दिए। अब हमें एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी की ओर मूव करना चाहिए था, लेकिन जो हमारे साथ जो जूलॉजी के टीचर हैं हमारे जो स्कूल में वो शायद मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं। दैट्स व्हाई मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी अभी मैं नहीं पढ़ाता हूँ, बाद में मैं जरूर आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम लोग उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे, यानी आज की बात की क्लास के बाद बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे जिनकी अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है बेटा नीट के लिए। नीट के लिए तो उस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा 12th में जो बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है बेटा, एक यूनिट ही है, यूनिट 4, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बायोमोलिक्यूल से है। इसके अलावा जो हेरिडिटी यानी इनहेरिटेंस का जो यूनिट है आपका 12th में, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो बायोमोलिक्यूल से आते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आने वाले साल में यानी जब आप 12th में जाओगे तो 2 यूनिट ऐसे मिलेंगे जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट बायोमोलिक्यूल्स में है। यानी 2 यूनिट का मतलब है कि टोटल आप नहीं कुछ तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, अप्रॉक्स 30 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन आपको कहां पर मिल जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बायोमोलिक्यूल्स में। तो दैट्स व्हाई बायोमोलिक्यूल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और उन बायोमोलिक्यूल्स को आज हम लोग क्या करेंगे, आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज हम लोग लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं बेटा। अब सुन, लाइफ साइकिल टोटल 3 टाइप्स के हो सकते हैं, हैप्लोटिक, डाइप्लोटिक और हैप्लोडाइप्लोटिक। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 3 टाइप्स के हो सकते हैं, हैप्लोटिक, डाइप्लोटिक एंड हैप्लोडाइप्लोटिक। यही 3 वर्ड मैं हमेशा आपको यूज करता हूं। हैप्लोटिक वर्ड हैप्लॉइड से लिया गया है। इट मींस वहां पर सिंगल एन प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, एन होगा। आया समझ में? जो स्पोर प्रेजेंट होंगे वहां पर वो क्या होंगे, यानी जो मेल गैमेटोफाइट होगा या मेल गैमेट्स जो होंगे या फीमेल गैमेट्स जो होगा, यानी मेल सेक्स सेल या फीमेल सेक्स सेल जो होगा बेटा वो सिंगल एन में प्रेजेंट होगा। तो वो हैप्लॉइड वाला क्या हो जाते हैं, हैप्लॉटिक। और आपको मैंने बताया था कि गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड नेचर का होता है, यानी वहां पर डोमिनेंट फेज क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। सेकंड है डाइप्लोटिक। डाइप्लोटिक नाम से क्लियर है कि वहां पर डिप्लॉइड प्रेजेंट होंगे, यानी वहां पर 2n के फॉर्म में मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, वहां पर जो भी चीज, स्पोर तो हमेशा हैप्लॉइड नहीं होता है, लेकिन मेन जो उनकी डोमिनेंट जो फेज होगी, जो मेन बॉडी होगी वो क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। और हैप्लोडिप्लोइडिक में दोनों कंडीशंस आएंगे, हैप्लॉइड भी रहेंगे और डिप्लॉइड भी रहेंगे। अब किसी भी लाइफ साइकिल में आप देखोगे तो आप कहोगे सर वहां भी डिप्लॉइड प्रेजेंट है, हैप्लॉइड प्रेजेंट है। हैप्लोटिक में भी क्या प्रेजेंट है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, लेकिन ज्यादा क्या होगा, हैप्लॉइड। डिप्लोटिक में क्या होगा, डाइप्लोटिक जो लाइफ साइकिल है उसमें ज्यादा डिप्लॉइड प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें हैप्लॉइड प्रेजेंट नहीं होगा, उनके लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड भी प्रेजेंट होगा लेकिन ज्यादा डिप्लॉइड होगा। और हैप्लोडाइप्लोटिक में लगभग दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल रहते हैं। आया समझ में? तो ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब नीट के लिए, चूंकि हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट के लिए हमारे 3 पॉइंट यहां से बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हर एक लाइफ साइकिल से, कि अगर कोई भी प्लांट किंगडम हैप्लोटिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, हैप्लोटिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है तो उसकी डोमिनेंट फेज क्या होगी, डोमिनेंट यानी कि मेन फेज, यानी कि फोटोसिंथेटिक फेज, यानी कि इंडिपेंडेंट फेज। तो डोमिनेंट फेज क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन आता है कि वहां पर मियोसिस डिवीजन कहां पर होंगे, यानी मियोसिस डिवीजन स्पोर में होगा या जाइगोट में होगा।
और थर्ड आता है उनके एग्जाम्पल से कि थैलोफाइटा कौन से लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं, ब्रायोफाइटा कौन से शो करते हैं, टेरिडो जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म प्लांट कौन से लाइफ साइकिल को शो करते हैं। तीन ही तरह के क्वेश्चंस यहां से बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है बेटा। मैं आपको बार बार कहता हूं, आप समझना, चीजों को रटना नहीं है, लाइफ साइकिल समझने वाला पॉइंट है। कितने क्वेश्चंस बनेंगे? तीन। कि हैप्लॉइड का डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट फेज कौन सा होगा। सेकेंड आएगा कि मियोसिस जाइगोटिक होगा या स्पोरो होगा, यानी स्पोर में मियोसिस डिवीजन होगा या जाइगोट में होगा। और थर्ड है इनके एग्जांपल्स क्या हैं। अब अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कोई ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहा है, यानी कि अगर कोई प्लांट किंगडम जो हमने 5 किंगडम पढ़े थे, प्लांट किंगडम जो हमने 5 पढ़े थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मी प्लांट, तो इनमें अगर मैं बात करूं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है बेटा, तो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडैप्लॉन्टिक तीनों का मीनिंग मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। हैप्लॉन्टिक यानी कि वहां पर हैप्लॉइड प्रेजेंट होगा और हैप्लॉइड में डोमिनेंट क्या होगा, तो गैमेटोफाइट। नो डाउट, मैं बार बार आपको बताता हूं कि स्पोरोफाइट का मतलब है डिप्लॉइड और गैमेटोफाइट का मतलब है हैप्लॉइड। यानी अगर कोई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करेगा, यानी कि उसकी डोमिनेंट फेज 100% गैमेटोफाइट होगा, यानी फोटोसिंथेटिक फेज गैमेटोफाइट होगा, इंडिपेंडेंट फेज गैमेटोफाइट होगा। और अगर कोई डिप्लॉइड लाइफ साइकिल यानी डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है बेटा, तो डिप्लॉन्टिक यानी डिप्लॉइड कहां पे होता है, स्पोरोफाइट में, यानी कि वहां पर डोमिनेंट फेज फोटोसिंथेटिक फेज, इंडिपेंडेंट फेज क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट हो जाएगा। तो डोमिनेंट फेज फोटोसिंथेटिक या तो इंडिपेंडेंट से क्वेश्चन आता है, तो हमें तो बस इतना ही मान लगाना है कि हैप्लॉन्टिक यानी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी कि गैमेटोफाइट, डिप्लॉन्टिक यानी डिप्लॉइड यानी कि स्पोरोफाइट, यही तो इनकी डोमिनेंट फेज है। हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। सेकंड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी भी मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि मियोसिस डिवीजन कहां पर होंगे। अब बताओ, अगर कोई एन प्रेजेंट है, तो एन को क्या हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं? नहीं। एन को हम ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? क्योंकि मियोसिस और माइटोसिस आपने 2 सेल डिवीजन पढ़ा होगा। माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीजन, अगर एन है तो एन से एन बनेगा माइटोसिस डिवीजन। लेकिन मियोसिस में हमेशा जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, यानी जो चाइल्ड होते हैं, आने वाली जो प्रोजनी होती है, वो हाफ हो जाती है। इसलिए तो मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन करते हैं, यानी एन को हम डिवाइड करके हाफ एन थोड़े ना बनाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां पर मियोसिस उसी में होगा जहां पर 2n प्रेजेंट होगा। 2n होगा तो कौन सा डिवीजन होगा बेटा? तो यहां पर मियोसिस होने के चांसेस हैं जहां पर हमें n के फॉर्म में दिखाई देगा, यानी 2n अब डिवाइड हो गया n और n में, रिड्यूस्ड हो गया ना। तो अब बताओ, अगर गैमेटोफाइट जो है यानी हैप्लॉन्टिक में मेल बॉडी n है, तो क्या वहां पर मियोसिस डिवीजन होगा? नहीं। गैमेटोफाइट में मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। अब क्या होगा भाई उस केस में? तो उस केस में ये मेल है और एक फीमेल आएगी, दोनों फ्यूज होगा, 2n बनेगा, यानी क्या बन गया, जाइगोट। ये दोनों फर्टिलाइज किए, मैं हैप्लॉइड की बात कर रहा हूं, हैप्लॉन्टिक की, गैमेटोफाइट जनरेशन की, एक मेल और एक फीमेल, क्योंकि हैप्लॉइड दो है, तो क्या बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन। आया समझ में? तो हमेशा हैप्लॉन्टिक यानी जहां पर गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज में है, वहां पर डिवीजन कहां पर होगा, मियोसिस में होगा। मियोसिस कहां पर होगा, जाइगोट में। लेकिन अगर स्पोरोफाइट है तो भाई वो ऑलरेडी 2n है, तो स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस हो जाएगा, वहां पर जाइगोट बनने का वेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसी को रिड्यूस करना है और 2 नए स्पोर का फॉर्मेशन करना है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। और थर्ड आ जाता है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स हमें कैसे याद रखना? तो याद रखना बेटा, थैलोफाइटा, थैलो जो फाइटा प्लांट है बेटा, वो एक्चुअली में क्या करता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। और जितने भी हायर प्लांट है, चाहे जिम्नोस्पर्म चाहे एंजियोस्पर्म प्लांट हो, दोनों के दोनों डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। तो हैप्लॉइड कौन है, थैलोफाइटा, अपने आप में एल्गी एकमात्र है ना। एल्गी क्या है, कौन सा शो करेगा, हैप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक में 2 प्लांट है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब क्या बचा भाई, टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा ना, ये दोनों के दोनों हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे। कंप्लीट ना। अब आपका मानकर चलो कि नीट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आज वाली क्लास में। अभी वाली क्लास में जो अभी हमने 15-20 मिनट में अभी जो हमने कंप्लीट किया, इसमें नीट का आप मानकर चलो कि लाइफ साइकिल से क्वेश्चंस आता ही आता है। और अगर आएगा इन केस तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया।
केवल इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, हैप्लोन्टिक, हैप्लॉइड, यानी कि सर ने बताया था गैमेटोफाइट डोमिनेंट। और गैमेटोफाइट में मियोसिस कहां पर होगा? तो जाइगोट में होगा भाई, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है। और एग्जांपल क्या? तो पहली प्लांट हेलोफाइटा कंप्लीट। आया समझ में? अब उसको मैंने बोर्ड पर किया बेटा, और बोर्ड पर में मैंने चीजों को लिखा है, इसको आप अच्छे से लिख लेना। और यहाँ पे मैं चीजों को समझाने की फिर से कोशिश करता हूँ। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डोमिनेंट फेज, गैमेटोफाइट। डोमिनेंट का फेज का मतलब है कि गैमेटोफाइट ही यहाँ पर फोटोसिंथेटिक भी होगा, फोटोसिंथेटिक भी होगा, और यही इंडिपेंडेंट भी होगा, है ना। तो अगर क्वेश्चन केवल डोमिनेंट फेज से भी नहीं यहाँ पर घुमा सकता कि फोटोसिंथेटिक कौन होगा, मेन बॉडी क्या होगी, या इंडिपेंडेंट फेज कौन सा होगा, तो क्या याद रखना है? गैमेटोफाइट। हैप्लोन्टिक यानी कि हैप्लॉइड ना, और हैप्लॉइड का मतलब ये, और गैमेटोफाइट का मतलब मैंने क्या बताया था? ये नो डाउट यहाँ पर स्पोरोफाइटिक जनरेशन आ ही नहीं सकता ना, स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट में नहीं आ सकता, वो रिसेसिव में रह सकता है ना। बाद में आएगा स्पोरोफाइटिक, लेकिन कुछ समय के लिए आएगा। जब जाइगोट बनेगा तब यहाँ पर क्या आएगा? स्पोरोफाइट, लेकिन कुछ समय के लिए, फिर जाइगोट में मियोसिस हो जाएगा, फिर से हैप्लॉइड आ जाएगा। आया समझ? मैंने लाइफ साइकिल पढ़ाया बेटा, आप लाइफ साइकिल देख लेना अच्छे से, उसे मैंने चीजों को क्लियर किया। मियोसिस डिवीजन अकर्स इन जाइगोट, नो डाउट मैंने बताया ना, क्योंकि यहाँ पर तो हम कर ही नहीं सकते सिंगल एंड, तो हम हाफ कर ही नहीं सकते ना, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम थोड़े ना देंगे, पूरा देंगे या तो डबल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ तो हो ही नहीं सकता, तो मियोसिस हमेशा कहां पर होगा? जाइगोट में। एग्जांपल्स है बेटा, थैलोफाइटा यानी एलगी का वॉल्वोक्स, स्पाइरोगाया एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। आया समझ में? तो थैलोफाइटा क्या शो करता है? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ये हमारा फर्स्ट हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का कांसेप्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड है डाइप्लोन्टिक। डाइप्लोन्टिक में डोमिनेंट फेज क्या होगा? स्पोरोफाइट। डाइप्लोन्टिक का मतलब ये 2n, और स्पोरोफाइट का मतलब भी मैंने क्या बताया था आपको? 2n। तो 2n डाइप्लोन्टिक यानी 2n, इसमें देखो गैमेटोफाइट तो हो ही नहीं सकता मेन बॉडी, क्योंकि ये n है, ये 2n क्या है? स्पोरोफाइट। दैट्स व्हाई यहां पर जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट जो फेज होगा वो क्या होगा बेटा? तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन यहां पर होगा। जनरेशन से भी क्वेश्चन आता है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन किसमें होगा? तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में। कौन शो करेगा? तो वॉल्वोक्स, स्पाइरोगाया, क्लेमाइडोमोनास, थैलोफाइटा। है समझ में? समटाइम्स क्वेश्चन आते हैं कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन किसमें देखने को मिलेगा? तो किसमें? डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल वाले। और डिप्लोन्टिक कौन शो करता है? तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इनके एग्जांपल्स आपको दे देंगे, जो मैंने आपको एग्जांपल्स याद करवाए हैं। है समझ में? तो क्वेश्चंस यहां पर इस टाइप के बन सकते हैं, और आपको इजीली वो सॉल्व भी हो जाएंगे। एग्जांपल्स है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब मियोसिस डिवीजन कहां पर होगा? स्पोरोफाइट में। नो डाउट मैंने बताया था कि ये स्पोर है 2n, तो इसी में मियोसिस करा करके हाफ हाफ कराएंगे ना। अब ये इसके अंदर थोड़े ना मियोसिस करवाएंगे, यहाँ पर तो माइटोसिस डिवीजन होगा, तब तो n से n बनेगा, हाफ n थोड़े ना हम कर सकते हैं। आपने सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा इस कॉन्सेप्ट को, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको। और इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। थर्ड बेटा हाइप्लोडाइप्लोन्टिक। अब ये हैप्लोडाइप्लोन्टिक में दोनों चीजें, हैप्लॉइड भी है, डिप्लॉइड भी है। अब दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, यहां से हम कंफ्यूज हो सकते हैं। और यहाँ एग्जांपल्स भी दो हैं, और दोनों की अलग प्रॉपर्टी है, एक है ब्रायोफाइटा, एक है टेरिडोफाइटा। अब इसको समझना, यहाँ पर मैंने दो इसलिए पार्ट बनाया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 हम हैप्लो, देखो हैप्लोडाइप्लोन्टिक का मतलब है कि इसमें n वाले भी हैं और इसमें 2n वाले भी हैं। हैप्लो हैप्लॉइड और डिप्लो डिप्लॉइड, n वाले भी हैं और 2n वाले भी हैं। तो एक एक कंडीशन, पहले n को समझते हैं फिर 2n को समझते हैं। और n और 2n का मतलब है कि डोमिनेंट फेज में कौन होगा, यानी मेन बॉडी क्या होगी। यहाँ पर गेम जो है, जो कॉन्सेप्ट है वो केवल डोमिनेंट के पीछे घूमती है कि डोमिनेंट फेज कौन सा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो बनती है नीट में वो यही बनती है कि डोमिनेंट कौन सा होगा, है ना। तो डोमिनेंट के लिए हमने यहाँ पर दो पार्ट किया। पहले हमने डोमिनेंट फेज किसको रखा? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट का मतलब क्या हो गया? हैप्लोन्टिक। यहाँ पर हैप्लोन्टिक भी और डिप्लोन्टिक भी, दोनों मिक्स है, एक ही में दोनों लगभग इक्वल है लाइफ साइकिल में। तो हमने पहली कंडीशन में, हमें याद रखना ताकि नीट में हम वहां पर कंफ्यूज ना हो, तो पहली कंडीशन में हमने क्या रखा कि डोमिनेंट फेज किसको बनाया? गैमेटोफाइट को। कि पहली कंडीशन में कुछ ऐसे प्लांट हैं जो हैप्लोडाइप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, लेकिन उनकी डोमिनेंट फेज क्या है? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट का डोमिनेंट फेज है तो मियोसिस डिवीजन कहां पर होगा? नो डाउट जाइगोट, और इसके एग्जांपल्स क्या है? ब्रायोफाइटा। अब बताओ, थैलोफाइटा में डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट, दोनों एक ही साथ है ना। हमारे पास प्लांट क्या है? तो हमारे पास प्लांट है थैलोफाइटा, देन आता है बेटा ब्रायोफाइटा,
और देन आता है बेटा जिम्नोस्पर्म, और देन आता है बेटा एंजियोस्पर्म। यही प्लांट है क्या बेटा अपने पास 5, यही 5 टाइप्स ऑफ मैंने प्लांट आपको बताया है। अब बताओ थैलोफाइटा क्या शो कर रहा है भाई, तो गैमेटोफाइट, डोमिनेंट फेज क्या है इसका, गैमेटो। तो ब्रायो का भी डोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटो ही है। अब टेरिडो का डोमिनेंट फेज क्या आ जाएगा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। जिम्नो भी स्पोरोफाइट, एंजियो भी स्पोरोफाइट, ये याद रखना है। चाहो तो आप यहां से भी याद कर सकते हो कि थैलोफाइटा में डोमिनेंट फेज क्या होगा, तो थैलोफाइटा में गैमेटोफाइट होगा, ब्रायोफाइटा में भी गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज होगा, यानी मेन बॉडी गैमेटोफाइट होगी। और बाकी टेरिडो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मेन बॉडी स्पोरोफाइट होगी, यानी स्पोरोफाइटिक जनरेशन होगा, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज स्पोरोफाइट रहेगा। इससे भी याद कर सकते हो कि पहले के दो जो प्लांट है, फर्स्ट टू प्लांट आर गैमेटोफाइटिक इन नेचर एंड रेस्ट ऑफ ऑल प्लांट यानी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर स्पोरोफाइटिक इन नेचर। ये भी कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हो। तो देखो हैप्लोडाइप्लोन्टिक कौन सो करता है, दो प्लांट, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। लेकिन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में डिफरेंट क्या है, तो ब्रायोफाइटा का डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है, मियोसिस जाइगोट में होती है, लेकिन टेरिडोफाइटा का डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइटिक है, मियोसिस स्पोरोफाइट के अंदर होगी। दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा प्लांट इन रिलेटेड टू लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल से रिलेटेड ये बहुत बड़ा डिफरेंट है जो आपको नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी भी बेस से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको 100% नीट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो सेकंड कंडीशन हमने डोमिनेंट किसको रखा, स्पोरोफाइट को। पहले में हमने डोमिनेंट किसको रखा था, गैमेटोफाइट। एग्जांपल क्या है, ब्रायोफाइटा। सेकंड में हमने डोमिनेंट किसको रखा, स्पोरोफाइट को। एग्जांपल क्या है, टेरिडोफाइटा। मैंने बताया कि टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। यानी कि जब इवोल्यूशन हो रहा था तो पहले और सेकंड वाले प्लांट गैमेटोफाइटिक थे, डोमिनेंट फेज फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट फेज गैमेटोफाइट था, मेन बॉडी हैप्लॉइड नेचर की थी, मियोसिस जाइगोट के अंदर हो रहा था। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इसके बाद जो तीन प्लांट आए टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी ये जो प्लांट तीनों आए कहां पर थे, लैंड एरिया में, टेरेस्ट्रियल जोन पे ये तीनों प्लांट थे ना। ये दोनों तो ये तो मान के चलो पानी में था, एक्वेटिक था, ये भी एम्फीबियन था, वाटर और दोनों चीज की जरूरत थी। लेकिन ये तीनों तो फर्स्ट सक्सेसफुल तीनों प्लांट थे। इनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था, रूट स्टेम लीफ कंटिन्यू, मतलब इसमें कंप्लीट रूप से फॉर्मेशन हुआ। तो जितने भी रूट स्टेम वाले जो प्लांट है बेटा, या लीफ वाले जो प्लांट है जिनमें कंप्लीट रूप से उनकी फॉर्मेशन हुई, जिनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट थे, वो सभी प्लांट स्पोरोफाइटिक नेचर के होते हैं। ये याद रखना है। हैप्लोन्टिक कौन सो करेगा, थैलोफाइटा। डायप्लोन्टिक कौन सो करेगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब बचे भाई ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो हैप्लोडायप्लोन्टिक सो करेंगे। लाइफ साइकिल कंप्लीट ना, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट। म्यूसिस डिवीजन कहां पे हुआ, स्पोरोफाइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लाइफ साइकिल का, इस कॉन्सेप्ट को आप बार-बार देखो, एक दो बार और इस वीडियो को देख लेना, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। और यहां से क्वेश्चन आएगा नीट में बेटा, यहां से नीट में क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपको यहां से सॉल्व करा दिया जाएगा। अब कुछ एक्सेप्शन वाले पॉइंट है, कुछ नोट में करके पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों से भी इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल से रिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट में करके लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग देखते हैं। मोस्ट एल्गी जेनरा और हैप्लोन्टिक इन नेचर, मोस्टली चाहे वॉलवॉक्स हो, स्पाइरोगाइडा हो, क्लेमाइडोमोनास हो, मोस्टली जो थैलोफाइटा प्लांट होते हैं, थैलोफाइटा यानी कि एल्गी, मोस्टली जो एल्गी वाले प्लांट है, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, चाहे वो रेड एल्गी हो, यानी कि फियोफाइसी हो या रोडोफाइसी हो या क्लोरोफाइसी प्लांट हो, एल्गी हो, तो ये सभी के सभी मोस्टली हैप्लोन्टिक होते हैं। लेकिन सम एक्सेप्शंस आर देयर, और जहां पर एक्सेप्शन है वहीं से क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। तो देखो मोस्टली एल्गी क्या है, हैप्लोन्टिक नेचर का है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर मैंने एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन कितने हैं, दो। पहला है कि मोस्टली क्या है भाई, तो हैप्लोन्टिक नेचर का है, लेकिन कुछ ऐसे एल्गी जो हैप्लोडाइप्लोन्टिक नेचर के हैं, नेचर उसका नहीं है हैप्लोडाइप्लोन्टिक का। जैसे मान के चलो हमारा नेचर है कि हमारे 5 फिंगर है, हमारे एक हाथ में कितने फिंगर है, 5, लेकिन किसी किसी के 6 हो जाते हैं। तो ऐसा मतलब नहीं है कि हम ह्यूमन का नेचर बता दें कि ह्यूमन के पास 6 फिंगर होते, नहीं, वो यूनिक है, किसी किसी में एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर जो थैलोफाइटा है बेटा,
वो हैप्लोनिक लाइफ साइकिल शो करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसे भी थैलोफाइटा है जो हैप्लोडाइप्लोनिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। तो उसका एग्जांपल हमें याद रखना है जो एनसीईआरटी ने कवर किया और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हैप्लोडाइप्लोनिक शो करने वाले एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड केल, ये तीन ऐसे एल्गी है बेटा, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल, ये तीन ऐसे एल्गी हैं जो लाइफ साइकिल हैप्लोनिक ना करके हैप्लोडाइप्लोनिक शो करते हैं। बस एग्जांपल से याद रखना, एनसीईआरटी ने केवल एग्जांपल कवर किया है, ये एग्जांपल से याद रखना एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे हैं जो डाइप्लोनिक शो करते हैं, मोस्टली क्या शो करते हैं, हैप्लोनिक। कौन सा है भाई, तो हैप्लोनिक एग्जांपल स्पाइरोगाइरा है, वॉलबॉक्स है, क्लेमाइडोमोनास है। कुछ ऐसे हैं एक्सेप्शन, मोस्टली तो यही है, नेचर इनका यही है, लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। एक्सेप्शन में क्या आते हैं भाई, तो एक्सेप्शन ये कहती है कि कुछ हैप्लोडाइप्लोनिक नेचर के हैं। उनके एग्जांपल क्या है भाई, तो उनके एग्जांपल है एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल। कुछ ऐसे हैं जो डाइप्लोनिक लाइफ साइकिल शो करते हैं और उसका एग्जांपल है फ्यूकस, जो ब्राउन एल्गी के अंडर में आता है। तो यहां पर ये जो पॉइंट मैंने लिखा है कि मोस्ट ऑफ एल्गी जेनरा आर हैप्लोनिक इन नेचर, मोस्टली हैप्लोनिक होते हैं, लेकिन सम आर एक्सेप्शंस देयर। फर्स्ट वन इज हैप्लोडाइप्लोनिक वेयर एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड केल्स आर कम्स, एंड सेकंड वन इज डाइप्लोनिक दैट इज फ्यूकस विल कम देयर। आया समझ में? ये आपका आज मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जो है बेटा लाइफ साइकिल से रिलेटेड कंप्लीट कर दिया आपका। ये लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो बाइंड अप किया गया था एनसीईआरटी बुक में, आपको मैंने कंप्लीट कर दिया। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एनसीईआरटी बुक जो आपके पास है उसको अब आप अच्छे से प्लांट किंगडम की स्टडी कीजिए, उसको बार बार बारीकी से एक एक लाइन को पढ़िए, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछिए। सबसे पहला काम मैं हमेशा करता हूं, मेरे वीडियोज को देखिए या मेरी क्लास अटेंड कीजिए, देन आप नोट्स बनाइए, नोट्स को एक बार पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़िए, इसके बाद आपके पास जो रेफरेंस बुक है उस रेफरेंस बुक को पढ़िए, और उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। यही एक पैटर्न है बेटा स्टडी करने का। अगर आप इस पैटर्न से स्टडी करेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपका नीट का सिलेक्शन होना डन है। और एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना, मैं बार बार कहता हूं। कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको समझने के लिए हम रेफरेंस बुक यूज करते हैं, वो टीचर का काम है, मेरा काम है। तो आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना, एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना ही नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो आपके पास दिशा की मटेरियल दी गई है आपके स्कूल के थ्रू या आपके कोचिंग के थ्रू, जो भी मटेरियल दिया गया है उन मटेरियल्स को एज अ रेफरेंस बुक जरूर पढ़ें, थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एग्जाम्पल सुन के मत याद कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स लिखते हैं, उतने एग्जाम्पल से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एग्जाम्पल एनसीईआरटी से नहीं आएगा, इवन क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से नहीं आता है ना। ये मैं बार बार आपसे बोलता हूँ। तो मैंने पैटर्न बताया कि पहले मेरी वीडियो अटेम्प्ट कीजिए या मेरी क्लास अटेम्प्ट कीजिए, देन आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, देन एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, फिर से एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, देन आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, तब आप क्वेश्चन लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन लगाते हैं उसमें अगर कुछ क्वेश्चंस बाहर से हैं जो आपको सॉल्व नहीं हो रहे हैं मेरे पढ़ाने के बावजूद भी, तो मे भी वो क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के हैं जो पहले पीएमटी का सिलेबस था उससे आए होंगे, तो आपको वहां पर डरने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस हमें ये फोकस करना है। और अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बेटा, इट मींस आप अच्छे डायरेक्शन में हो, आपका मेंटोर जो है वो अच्छे से आपको गाइड कर रहा है, आपका जो वे है या जो आपका रास्ता है वो बिल्कुल सही मंजिल की ओर जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बायोमॉलिक्यूल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट। कोई डाउट हो तो आप प्लीज मेरे चैनल पे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे या तो मुझे पर्सनली कॉल करके वो डाउट क्लियर करें। थैंक यू बेटा। प्लांट किंगडम कंप्लीट होगा। थैंक्स।